तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आईपीओ है वो 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। एंड फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ का मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक एक्सपेक्ट को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड साथ ही साथ इसके एंकर बुक को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में आगे क्या डिसीजन लेनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आप अच्छे से जानते होंगे। ये कंपनी होम अप्लायंसेस या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली सामान बनाती है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया। एंड वही नहीं दोस्तों, इन सारे सेगमेंट में ये जो कंपनी है वो अपने पास काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी रखती है। जैसे अगर बात करें वॉशिंग मशीन के बारे में तो वॉशिंग मशीन के इंडस्ट्री में ये कंपनी अपने पास लगभग 34% का मार्केट शेयर रखती है। वहीं रेफ्रिजरेटर में या फिर टीवी में ये कंपनी लगभग 30% का मार्केट शेयर रखती है। मतलब ये कंपनी अपने सेक्टर में दोस्तों मार्केट लीडर है। एंड वही नहीं, कंपनी जो प्रेजेंस है वो पूरे आपको पैन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। एंड जो भी कंपनी सामान बनाती भी है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करती है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो होते हुए नजर आ जाएगा। वो या तो कंपनी के रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो, हर सेकंड में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट बात दोस्तों पिछले एक साल का करें तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 15% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि वहीं अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी के प्रॉफिट में वही लगभग आपको 45% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट नहीं दोस्तों, ये ग्रोथ केवल कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट तक सीमित है। बट अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं इसका ROE 37%, ROCE 43%, EBITDA लगभग 13% एंड डेट टू इक्विटी पूरा 0 है। मतलब दोस्तों कंपनी का ROE एंड ROCE तो काफ़ी बेटर है एंड उससे भी बेटर कंपनी के ऊपर 0 डेट है, जो इसके फंडामेंटल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मतलब दोस्तों ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो कंपनी के वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बिकॉज ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग वही 35 के पीई पे लेके आ रही है, जबकि हेवल्स का पी रेशियो लगभग 64 के आसपास देखने को मिल जाएगा, वोल्टास का पी रेशियो लगभग 13 के आसपास एंड व्हर्लपूल का पी रेशियो लगभग आपको 9 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों अगर इन सारे कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर के मामले में एलजी जो है वो दोस्तों सबसे ऊपर है। मतलब दोस्तों ये कंपनी 32 के अर्निंग पे 35 के पी रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि इसके पीर के मुकाबले काफ़ी बेटर है। एंड वही नहीं, अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो इसका रेवेन्यू भी इन सारे कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो दोस्तों वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाएगा। मतलब कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, प्लस वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो दोस्तों इसका आईपीओ 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 1080 रुपये से लेकर 1140 रुपये के आसपास तक रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए एडिशनल पर शेयर पे 108 रुपये का छूट भी दिया गया है। तो आप या तो एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं या फिर जनरल जैसे रिटेल कोटा या फिर HNI कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 11,607 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। मतलब दोस्तों इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कि इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है।
सारा का सारा जो पैसा होगा वो प्रमोटर के पास जाएगा। बट स्टिल दोस्तों इस आईपीओ के बाद भी प्रमोटर के पास लगभग 85% के आसपास शेयर रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 13 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,820 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें अब इसके कोटा के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल के लिए लगभग 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 11,607 करोड़ का है, जिसमें से 4,062 करोड़ का जो फंड होगा वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी अगर आप दोस्तों रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। वहीं ये आईपीओ 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 10 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 अक्टूबर को ही इसका रिफंड आपके खाते में भेज दिया जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो दोस्तों 13 अक्टूबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात करें दोस्तों फाइनली इसके लिस्टिंग का, तो 14 अक्टूबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का वही लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर 30% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ में लगभग आपको 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर मार्केट में इस आईपीओ का इतना अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है तो हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो फिलहाल दोस्तों अगर कंपनी का फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर कंपनी का वैल्यूएशन भी देखते हो तो वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। बट इन दोनों के मुकाबले अगर कंपनी का बिजनेस यानी कंपनी का इंडस्ट्री देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में जिस सेक्टर में काम करती है उसमें ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर है। मतलब ये कंपनी हर एक सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जो इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी ऑलरेडी 149 एंकर से लगभग 3500 करोड़ का जो फंड है वो ऑलरेडी जुटा चुकी है, जिसके एंकर एलोकेशंस में आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना नाम भी देखने को मिल जाएगा, जैसे LIC हो गया, टाटा हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, निप्पॉन इंडिया लाइफ हो गया, आदित्य बिरला हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ब्लैक रॉक ग्लोबल हो गया या फिर मोतीलाल हो गया। इन तमाम बड़े एंकर का नाम इसके एंकर एलोकेशंस में देखने को मिल जाएगा, जो इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ में मैं लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिलहाल अभी टाटा कैपिटल का आईपीओ ओपन हुआ है, इस वीडियो पर टाइप करके टाटा कैपिटल का फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें।